प्रज्वल निकम, सी संसाधन मास्टर और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को मिली संसद की सदस्यता। प्रधानमंत्री बोले, सदन को मिला अनुभव, दृष्टिकोण और सेवा भावना का अद्भुत संगम। कश्मीर में शहीद दिवस पर पाबंदी, फारूक अब्दुल्ला को नहीं मिली इजाजत। महबूबा मुफ्ती के घर पर गेट बंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने बताया लोकतंत्र विरोधी। छांगुर बाबा मामले में नए खुलासे, नरसीन संभालती थी विदेशी फंडिंग। 3 साल में लव जिहाद के 1000 मुस्लिम लोगों को मिला था। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर, कई शहर हुए जलमग्न, जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में आयोजित आर्थिक सलाहकार समूह की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, निवेश संभावनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास और इसके साथ ही बता दें कि रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समूह के सदस्यों से सुझाव भी लिए। इसके साथ ही बता दें कि आर्थिक सलाहकार समूह के विशेषज्ञों ने भी प्रदेश के औद्योगिक विकास, एमएसएमई, स्टार्टअप और कृषि सुधारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक को प्रदेश के आर्थिक विकास के रोडमैप की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े बता दें कि खुलासा किया है, जिसमें प्रमुख आरोपी छांगुर बाबा की तलाश पिछले 2 वर्षों से जारी थी। एटीएस ने बताया कि पिछले साल बलरामपुर के मधुबन थाने में मुकदमा दर्ज कर इस नेटवर्क की जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि छांगुर और उसके सहयोगी पीर साहेब, नरसीन और महबूब के खिलाफ विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण कराने और लग्जरी लाइफ जीने के आरोप हैं। एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त जांच में यह भी पता चला है कि छांगुर ने अपनी कोठी को एक ट्रेनिंग कैंप की तरह इस्तेमाल किया और बीते 4 सालों से परिवार सहित लगभग 40 लोगों के साथ माधोपुर के पास 4 औरैया दरगाह में रह रहा था। छांगुर खुद को पीर बाबा, सूफी और जलाउद्दीन बताता था। हर साल वो बता दें कि आयोजन करता था, जिसमें विदेशों से लोग शामिल होते थे। जांच में अब तक 7 अलग अलग बैंक खाते सामने आए हैं, जिनमें विदेश से करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। धर्मांतरण के खिलाफ बता दें कि प्रशिक्षण और विदेशी पैसे के इस्तेमाल की पुष्टि होने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने 2027 के विधानसभा चुनाव में बलिया से चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उनके इस बयान के बाद से स्थानीय राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। गौरतलब है कि साल 2017 में भाजपा सत्ता में आई थी और उस दौरान स्वाति सिंह और बसपा नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी चर्चा में रही थी। 2022 के चुनाव में बलिया से उनके पूर्व पति को टिकट मिला था, जबकि स्वाति सिंह को टिकट से वंचित रहना पड़ा था। अब जबकि 2027 के चुनाव भी अभी समय में है और ऐसे में उनका बलिया दौरा और वहां से चुनाव लड़ने का संकेत देना भाजपा के भीतर और विपक्षी खेमों में रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय स्तर पर उनके इस दौरे को राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। कि अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, पार्टी कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगी। बलिया से पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल लड़ेंगे, चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। हर नेता की जो चुनाव लड़कर आता है उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन आपने बोला ना कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है। जिस पार्टी का हिस्सा मैं हूँ उस पार्टी में निर्देश दिया जाता है कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, पूछकर हमारी पार्टी में टिकट नहीं दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में ये सोच रहे हों कि बीजेपी में इनका चेहरा है, तो मुझे लगता है कि हमारा चेहरा कमल का फूल है, हमारा चेहरा मोदी जी हैं, हमारा चेहरा अमित शाह जी हैं, हमारा चेहरा नड्डा जी हैं, हमारा चेहरा
योगी जी हैं, हमारा चेहरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2017 में अगर स्वाति सिंह चुनाव लड़ी तो वो अपने चेहरे पर जीती हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जीती हूँ, मैं कमल के फूल के चेहरे पर जीती हूँ और लोगों के सहयोग से जीती हूँ। अगर लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे जिताया, तो मैं शायद सदन में बैठने के लायक हुई थी और मैं मंत्री बनी थी। मेरे पार्टी ने आशीर्वाद दिया, पार्टी का सहयोग था। वरना आज अगर मैं इस बात का घमंड करूं कि मैं बहुत ताकतवर थी कभी, तो शायद ये गलत होगा। ये मेरा मानना है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मुझे दूसरों की सोच के भविष्य में पता नहीं है। बरेली के जियापुर में स्थित यूनानी मेडिकल कॉलेज को 15 अगस्त से पहले शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रमुख सचिव आयुष विभाग संयुक्ता समदार ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने बिजली कनेक्शन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और 2 दिन में बता दें कि एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संचालन में आ रही सभी बाधाओं को जल्द दूर किया जाए ताकि जल्द से जल्द नामांकन प्रक्रिया और पढ़ाई शुरू हो सके। प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि यूनानी कॉलेज को शीघ्र आयुष विभाग के हैंडओवर कर दिया जाए ताकि संचालन की औपचारिकताएं पूरी की जा सके। निरीक्षण और खामियों को देख के तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और उसके साथ ही 15 अगस्त से पहले कॉलेज शुरू होगा। और बता दें कि ये औचक निरीक्षण किया गया जहां कई कमियां पाई गई और इसके साथ ही कमियों को पूरा करने और बिजली पे जोर देते हुए और इसके साथ ही बिजली के कनेक्शन को लेकर भी उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां से 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया कि इंदिरानगर थाने में शमशुद्दीन नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि रुबीना नाम की महिला जो उनके घर बच्ची को पढ़ाने आती थी, वह उनकी बेटी आयशा को अपने साथ ले गई और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मामले की अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस इस अपराध के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। इंदिरा नगर थाने में शमसुद्दीन द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया कि उसके घर में पढ़ाने आने वाली रुबीना नाम की महिला ने उसकी 6 वर्ष की पुत्री आयशा को अपने साथ ले गई और उसका मर्डर कर दिया गया। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और रुबीना को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा जिले के कस्बे में मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक साथ लगभग 30 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी कार्रवाई की अगुवाई एडीएम सत्यप्रकाश सिंह, एसीपी राजकुमार सिंह, एसडीएम भावना विमल और सीओ ज्ञानेंद्र सिंह ने की। उनके साथ फूड विभाग की 6 टीमों ने भी पूरे दिन कार्रवाई में हिस्सा लिया। कार्रवाई में दूध प्लांट, नकली और इसके साथ ही मावा और पनीर बनाने वाली इकाइयों को टारगेट पे लिया गया। कई जगह बता दें कि चिलर प्लांट भी की गई और कुछ स्थानों पर फैक्ट्रियों के गेट बंद कर अंदर की जांच की गई और मीडिया को भी भीतर जाने से रोक दिया गया। छापेमारी की सूचना मिलते ही बता दें कि कस्बे में मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। फूड विभाग की टीम खोया, पनीर और दूध के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेज रही है। एटा से एक खबर है जहां मिलावटखोरों पे शिकंजा कसता हुआ नजर आया और इसके साथ ही बता दें कि छापेमारी की गई है। 30 स्थानों पर ये छापेमारी की गई, जिसके बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। नकली घी और इसके साथ ही प्रशासनिक डंडा चलता हुआ नजर आया है और अब बता दें कि लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और सैंपल को लैब में भेज दिया गया है ताकि गहनता से जांच की जाए और लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना की जा सके। मिलावटखोरों पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां बता दें कि शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र में स्थित गांव के पास खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने आगरा मार्ग पर एक ट्रक टैंकर में लाए जा रहे 5000 लीटर मिलावटी दूध को सड़क पर नष्ट कर दिया। यह टैंकर मध्य प्रदेश के कैलासर से बिना सुरक्षा के बता दें कि दूध लेकर आ रहा था और खाद्य विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर टैंकर को रोका और मौके पर ही दूध को जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए नष्ट कर दिया। दूध की अनुमानित कीमत बता दें कि 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने दूध के सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद डेयरी मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चालक से पूछताछ की जा रही है। काशी में सावन के पहले सोमवार 14 जुलाई को सभी स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश बता दें कि प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जो परिषदीय, माध्यमिक, सीबीएसई और सहित सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। अधिकारियों ने स्कूल से कहा है कि वे इस अवकाश के स्थान पर रविवार को पठन पाठन की व्यवस्था करें। उधर काशी विश्वपीठ से भी पहले सोमवार के दिन अवकाश की घोषणा की गई है। यह फैसला श्रावण मास के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात प्रबंधन के मद्देनजर लिया गया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को असुविधा से बचाया जा सके। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? देखिए वर्षा, जो सावन है, सावन काशी में सावन का महात्म विशेषकर होता है, क्योंकि ये शिव की अति प्रिय से राजधानी भी है, तो लिहाजा भक्तों की भारी भीड़ होती है। अब कल सावन का पहला सोमवार है, तो इसको देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम ने अंदेशा जताया है कि कल के दिन लगभग 5 से 6 लाख जो बाबा के श्रद्धालु, जो भक्त होंगे, जो उनकी भीड़ होगी वो बाबा धाम यानी काशी विश्वनाथ धाम में हो सकती है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा और ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है, और इसको लेकर कल जिला प्रशासन की ओर से जो विद्यालय है, इंटर तक के स्कूल है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्कूल है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, मदरसा हो, संस्कृत विश्वविद्यालय हो, इवन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो ग्रेजुएशन तक की कक्षाओं को संचालित करता है, को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। और ये भारी भीड़ को लेकर है, क्योंकि कांवर रूट से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होंगे वो बाबा काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे, जो अलग अलग मार्गों से गुजरती है। तो लिहाजा उस मार्गों पर पढ़ने वाले बच्चों के सहूलियत को देखते हुए विद्यालय को बंद किया गया है। और यही नहीं, ये पहला सोमवार है, इसके अलावा जो 3 अन्य सोमवार भी पढ़ने हैं, उन सोमवार को भी विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वर्षा, अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, और श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर जिस तरह की तैयारियां, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और जिस तरह से अवकाश घोषित किए हैं उसको लेकर अभिभावकों का क्या कुछ कहना है और स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहना है? देखिए वर्षा, जो सावन है, सावन में ऑलरेडी पहले सबको पता है कि वाराणसी में काशी में एक भारी भीड़ होती है, तो लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से
क्राउड को मैनेजमेंट करने के हर संभव तरीके अपनाए जा सकते हैं। स्कूल बंद भी उसी एक प्रक्रिया का भाग है, जिसमें क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए, चूंकि वाराणसी में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो जो शहर में स्थित है, जो कांवड़ रूट पे स्थित है, तो लिहाजा जो बच्चों के आवागमन का मुख्य स्रोत होता है वो स्कूली बसें होती है, स्कूली ट्रैफिक होती है, या फिर इसको उनके आने जाने वाले गार्जियन होते, तो लिहाजा उससे जो श्रद्धालु होंगे, जो कांवड़ होंगे, उनको परेशानी होती है। और यही नहीं, अभिभावकों की माने तो अभिभावकों का भी ये कहना है कि सोमवार को स्कूल बंद रखने का जो जिला प्रशासन का निर्णय है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से कई सारे इलाकों में ट्रैफिक की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। लिहाजा उमस भरी गर्मी में बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक होते हैं उनको भी परेशान होना पड़ता है। इसके अलावा जिला प्रशासन की माने तो जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ जो मार्ग है, उस मार्ग पर आने जो कांवड़ यात्री आने हैं उनको रखते हुए जो बैरिकेडिंग है पूरे इलाके में, वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक लेन उनके लिए जो आरक्षित कर दी गई, उस लेन पे कोई भी बाइक हो या ट्रक हो या मोटर हो या कोई भी व्हीकल हो उस पे संचालित करने का जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं है। इसके अलावा जो ढाबा है, जो होटल्स है, जो रोड के किनारे जो ट्रैफिक जो कांवड़ मार्ग पे है, उनका बाकायदा वेरिफिकेशन करके उनके नाम की तरफ से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है उसको चस्पा कर दिया गया है। इसको लेकर जो अन्य जो मार्ग है वहां पर बाकायदा ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के साथ साथ बैरिकेडिंग की गई है, ताकि किसी भी कांवड़ मार्ग पर किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। वर्षा। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कृष्णानगर पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी संतोष साहू और मनीष भंडारी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि संतोष 2012 से अब तक 15 से अधिक लड़कियों को बहला फुसलाकर बेच चुका है। पुलिस के अनुसार एक लड़की को 50,000 में बेचा जाता था और जिसे मनीष भंडारी खरीदता था। इन लड़कियों को शादी के नाम पर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बेचा और खरीदा जाता था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया है, जिन्हें बेचने की तैयारी चल रही थी। फिलहाल कृष्णानगर पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा सके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी कांवड़ यात्रा 2025 को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद नगर निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया है कि यात्रा मार्गों की सफाई और रोशनी, पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता पर की जा रही हैं। नगर निगम ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रोकने और विश्राम स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, शौचालयों की व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन को लेकर भी नगर निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है।
बरेली में आगमई कावड़ यात्रा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्वयं कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को तुरंत दुरुस्त कराने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही झुमका तिराहे पर उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए एक नया कट बनाने का निर्देश दिया। वहीं फतेहगंज टोल प्लाजा से मीरागंज बॉर्डर तक पूरे कावड़ मार्ग का सुरक्षा और ट्रैफिक रिव्यू किया गया। भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ ना हो, यह हमारी प्राथमिकता जिम्मेदारी है। सुरक्षा और सुविधाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रावण मास के पहले सोमवार से ठीक पहले कानपुर देहात के बीनापारा स्थित प्रसिद्ध बाड़ेश्वर महादेव शिव मंदिर धाम में जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक अरविंदर मिश्रा और जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मंदिर परिसर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर पहुंचने पर दोनों अधिकारियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर और अस्पताल आसपास के क्षेत्र में भ्रमण किया और भक्तों से बातचीत कर बता दें कि श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और भीड़ प्रबंधन के साथ साथ सुरक्षा, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना हो। इसके साथ ही बता दें कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। ये हो रहा है हिंदू का महापर्व है। इसमें कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से हर जगह ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिससे कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। सादे में भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिससे कहीं कोई घटनाएं न हो, महिलाओं के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमने पूरी ड्यूटियाँ लगा के रखी हैं हर शिवालयों में, चाहे रसूलाबाद का मंदिर हो, अभी हम लोगों ने यहाँ भी देखा पूरा में मंदिर, तो यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। इसके निमित्त हनुमान साहब ने भ्रमण किया है और हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे। आगमई कावड़ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसपी ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि आगरा से आने वाले मथुरा मार्ग पर भारी वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हम भारी ट्रैफिक को एक्सप्रेस हाईवे पर डाइवर्ट करेंगे, जिससे कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। के दौरान जो मुख्य रोड है जो कि हमारा आगरा से आ रहा है, उसको जो हेवी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया। हम उसको एक्सप्रेस हाईवे पे ले जाएंगे और उसको राया होते हुए हम टप्पल की ओर से निकलवाएंगे, तो हमारा हेवी ट्रैफिक यहाँ से नहीं आएगा। जो अलीगढ़ से आ रहा है उसको हम रुहेरी से डाइवर्ट करेंगे और वो भी हम उसको शहर में नहीं आने देंगे, उसको भी हम एक्सप्रेस वे पे ले जाएंगे। ये तो मुख्य 2 सड़क है। बाकी 5 जो मेन रोड है उस पर डीएम सर की अध्यक्षता में सारी जगह कमेटी बन गई है और उस पर हम लोगों ने ट्रैफिक अपना प्लान किया होगा। करीबन 700 to 800, ठीक है ना, इनको सभी रैंक्स में गा के कांस्टेबल टू DYSP करके करीबन हमारे 700 to 800। वाराणसी में तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और इसके साथ ही सुबह से ही गरज चमक के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल और एक बार फिर से खुलती हुई नजर आई है, जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इधर गंगा नदी के जलस्तर भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे घाटों और आसपास के क्षेत्र में अब लोगों के लिए चिंता काफी ज्यादा पैती नजर आ रही है। वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का वर्तमान जल स्तर 66.66 मीटर है, जो चेतावनी बिंदु से 70.26 मीटर से केवल 4 मीटर नीचे है।
गंगा 30 मिमी प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे काशी की कई घाटों और मंदिरों पर पानी चढ़ने लगा है। निचले घाटों पर स्थित छोटे मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जबकि बड़े मंदिर भी गंगा जल की चपेट में आने लगे हैं। घाटों के आपसी संपर्क टूट गए हैं और महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर भी बता दें कि व्यवस्था पूरी तरह तब्दील करनी पड़ रही है।